हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे स्टेट पेपर 2 का एग्जाम देने वाले इकोनॉमिक्स से साथी है, अर्थशास्त्र से, उनके लिए मैं आपका जो है 12 से एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका था अर्थशास्त्र का पार्ट 1। और ये जो है आपका 12 के अर्थशास्त्र का पार्ट 2 वीडियो है एमसीक्यू का, जो कि एससीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े साथी तो चैनल से जुड़ जाइए और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे साथी का जो है मैसेज था कमेंट बॉक्स में कि सर जो हमारा सोशल साइंस का पेपर जो था पेपर 1 बहुत बढ़िया गया है, 25 से 30 क्वेश्चन जो है सीधा जो क्वेश्चन से टकराया था। तो आप उस सिलेबस से पढ़िएगा तो आपका जो है एग्ज़ाम हमेशा बढ़िया जाएगा ही। बस आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और जो कुछ कुछ मैं बोल रहा हूँ उस की पॉइंट को देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। आपका 5वां चैप्टर है क्लास 12 के अर्थशास्त्र का, कह रहा है कि बाजार का संतुलन। ठीक है, बैलेंस इन मार्केट। आगे कह रहा है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस बाजार में जो है फर्म का मांग जो है वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता वाले में। आगे कह रहा है कि निम्नांकित में से किस बाजार में जो है मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, मूल्य कम रहता है और उत्पादन अधिक होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा है कि दृश्य और अदृश्य मदों का व्यापार संबंधित होता है किससे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र होता है आपका जो हो जाएगा यक्स जो है बराबर यम हो जाता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यक्स ग्रेटर देन यम हो जाता है। ठीक है, जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी विनिमय दर डैश द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांग और पूर्ति की शक्तियाँ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निवेश जो है निर्भर करता किस पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पूंजी की सीमांत कुशलता पर और ब्याज की दर पर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनता वक्र की ढाल जो है निम्नांकित में से किससे मापी जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीमांत प्रतिस्थापन से दर पे। आगे कह रहा है कि न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है। तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, हिनार्थ प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई माध्यम। ठीक है, स्थान, टेलीफोन, इंटरनेट जिसके द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय हो सके। आगे कह रहा है कि जो है अनधिमान वक्र की ढाल क्या होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनधिमान वक्र अक्ष के मूल के सापेक्ष कैसी रेखा होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्नतोदर होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, बहुत सारा बेचने वाला होता है और बहुत सारा खरीदने वाला भी होता है। आगे कह रहा है कि किस बाजार में जो है उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, आगे कह रहा है कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्ड्स को खरीदना और दूसरा जो हो जाएगा बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स की विक्रय करना। आगे कह रहा है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी किसका। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्तु की कीमत निर्धारण में अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है किसकी। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी प्रगति की। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी बाजार में AR वक्र जो है यक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की कीमत निर्धारण के जितना समय अधिक होता है उतनी ही ज़्यादा महत्ता होती है। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ति पक्ष की। आगे कह रहा है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया गया है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चैम्बरलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घिसावट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन लागत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह बाजार जिसमें फर्मों का प्रवेश व गमन पूर्ण स्वतंत्र होता है कहलाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग व पूर्ति से ज़्यादा वृद्धि होने पर साम्य कीमत क्या होगा। जितना डिमांड है उससे ज़्यादा अगर आप जो है मांग व पूर्ति से ज़्यादा वृद्धि कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है साम्य कीमत।
नेक्स्ट करा कि सरकार जो है समर्थन कीमत का निर्धारण करती है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साम्य कीमत से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बाजार में जो है औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाजार की प्रवृत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार में। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ER तथा MR। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किस बाजार में औसत आय जो है सीमांत आय के बराबर होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है। आगे कह रहा है कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच जो है प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। जैसे अगर मांग बढ़ा तो वस्तु की कीमत घट जाएगा, और जो कीमत बढ़ा तो वस्तु का जो है डिमांड कम हो जाएगा। तो ये जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। आगे कह रहा है कि विभेदीकृत उत्पादन विशेषता किसकी। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों। आगे कह रहा है कि समरूप उत्पाद विशेषता किसका। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता और केवल पूर्ण अधिकार। और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कह रहा है कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, कह रहा कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, मतलब उसमें जो कंपटीशन नहीं हो। ठीक है। कह रहा कि स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किनकी देन है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, GM किन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेंगती स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा स्फीति जो है न्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, किंतु इन दोनों में शायद जो है मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किनका है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, GM किन्स का। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है। तो वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत में जो गिरावट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी फर्म की पूर्ति वक्र जो है किस बिंदु से शुरू होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से। आगे कह रहा है कि यदि पूर्ति की मात्रा, ठीक है, यदि पूर्ति की मात्रा क्या बोला गया है, क्यू के पावर एस दिया गया और मांग की मात्रा क्यू के पावर डी हो, तो क्यू के पावर एस माइनस क्यू के पावर डी जो है ग्रेटर देन जीरो क्या दर्शाता है, क्या दर्शाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतुलन को। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है परिवर्ती आगत नहीं है। निम्न में से कौन जो है आपका परिवर्ती आगत नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर आगत किस काल में अस्थिर रहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंततः गिरावट होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समष्टि अर्थशास्त्र में। आगे कह रहा है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच ED जो है क्या होगी। ठीक है, इलास्टिसिटी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो ये जो हो जाता है बेलोचदार, फुल्ली बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार। तो इसके केस में क्या हो जाता है, जो आपका इलास्टिसिटी जो होता है, ठीक है, 0 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका मॉडल लगा दिया गया। आगे कह रहा है कि एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच जो है ED क्या होगी। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ED जो हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है कि सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो है यह फर्मों का न्यूनतम अपेक्षित लाभ है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच की क्या परिभाषा है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू में हो जाएगा क्यू के पावर 0 अपन पी के पावर 0। सॉरी दोस्तों, जो आपका क्यू के पावर 0 में बोला था उसको क्यू नोट पढ़िएगा। ठीक है, पी नोट पढ़िएगा। आगे कह रहा है कि मांग की लोच की इकाई क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक शुद्ध संख्या है। आगे कह रहा है कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थिर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि उत्पादन जो है अनधिमान वक्र चित्र दोनों अक्षरों पर क्या दर्शाया जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी असंतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दीर्घकाल में फर्म जो है किस कारक में परिवर्तन ला सकती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अस्थिर कारक और परिवर्ती कारक। आगे कह रहा है कि कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग वक्र होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टीआर वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत। आगे कह रहा है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, धन, मुद्रा का परिमाण, परिमाप और गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7 है, कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र उसका परिचय। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अतिरेक मांग होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जे.एम. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जे.एम. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र से। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य बातें सामान्य रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृद्धि होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरण गुणक का मान क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा होता है। आगे कह रहा है कि विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होता है वृद्धि होता है। आगे कह रहा है कि समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्य लेता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा राज्य लेता है। समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है, तो राज्य लेता है। आगे कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इनमें से सभी हो जाएगा, कीमत स्तर से, रोजगार स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। आगे कह रहा है कि आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1929 से लेकर 1932। नेक्स्ट कह रहा है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है किससे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समष्टि अर्थशास्त्र से। आगे कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मनी एंड इंटरेस्ट प्रकाश में आई थी, ठीक है, जे.एम. किन्स की एक पुस्तक है अर्थशास्त्री का, तो ये जो है आपका वर्ष 1936 में क्या हुआ था, प्रकाश में आया था, मतलब मार्केट में आया था। आगे कह रहा है कि रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केन्स हो जाएगा। आगे कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार और कुल उत्पादन का। आगे कह रहा है कि चक्रीय प्रवाह में शामिल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। आगे कह रहा है कि चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। आगे कह रहा है कि आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त जो है निम्न में से कौन सी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप क्या होगा बताइए आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आगे कह रहा है कि पूर्ण पूर्ति जो है स्वयं मांग का सृजन करती है, यह किसका कथन है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जे.बी. शेख है। क्या करता है, पूर्ति जो है स्वयं मांग का सृजन करती है। किसी चीज़ का जो आपको रिक्वायरमेंट होगा तो स्वाभाविक है कि वो जो है वही चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, यही कह रहा है। किसका कथन था, तो जे.बी. शेख। आगे कह रहा है कि केन्स के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण जो है निम्न में से किस बिंदु पर होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यस बराबर आई हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन जो है प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यस बराबर क्या एफ ओ पी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसके अनुसार जो है किसी वस्तु की कीमत जो है मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियों के द्वारा
निर्धारित होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्शल अर्थशास्त्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारक है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पूंजी खाते में निम्न में से कौन जो है मद है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सरकारी विदेश ऋण, निजी विदेश ऋण और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति का लोच क्या है जब ES बराबर 0 हो। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः बेलोचेदार पूर्ति। आगे कह रहा है कि किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दिशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन। आगे कह रहा है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इकाई के बराबर होती है। आगे कह रहा है कि व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूंजी निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संपत्ति। आगे कह रहा है कि अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः बेलोचदार। आगे कह रहा है कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घिसावट व्यय। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन। साथियों अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ साथियों, आप लोग से मुझे कोई भी आर्थिक हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। हर चीज़ मैं आप लोग को फ्री में ही दे रहा हूँ। बस आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने साथियों में शेयर कीजिए। आपको शेयर मस्ट करना है और लाइक करिएगा, अच्छा लगता है तो, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नुकसान तो है नहीं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे करा कि GDP जो है फैक्टर कॉस्ट पे होता है। FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट और GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जो है फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम प्रयास किया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुजनेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बजट में सम्मिलित होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। आगे कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है, स्थिर कीमतों पर और आधार वर्ष कीमतों पर। आगे कह रहा है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उत्पादन को। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के समस्त कारक जो है अदायगी का योग क्या होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेवाएं, मतलब ठीक है, तृतीय का सेक्टर होता है, क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर इसको बोला जाता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय व इसके अवयवों पर पुस्तक लिखी थी किसने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, साइमन कुजनेट्स ने। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयकर कर, इनकम टैक्स जो देते हैं वो प्रत्यक्ष रहता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का मानक प्रारूप तैयार किसने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड स्टोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, GNP एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट करा कि NNP एट मार्केट प्राइस जो है किसके बराबर होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस घिसावट, मतलब घिसावट का मतलब होता है मूल्य ह्रास। आगे कह रहा है कि GNP एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका GDP एट मार्केट प्राइस, अब माइनस क्या हो जाएगा आपको बताइए, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस आपको जो है होना चाहिए घिसावट होना चाहिए। हालांकि इसमें दे दिया गया आपको बी ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे करा कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक, NDP एट मार्केट प्राइस माइनस घिसावट। आगे करा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से जो है किसको शामिल किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लगान, मजदूरी, वेतन और ब्याज और लाभ को। आगे कहा कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल्यह्रास कहते हैं। आगे कहा कि किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुल घरेलू आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का मापन जो है निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित रहता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आता है। द्वितीयक में आपका जो है उद्योग वगैरह आता है, और तृतीयक क्षेत्र में आपका जो है सर्विस सेक्टर आ जाता है। अभी जो सबसे ज़्यादा योगदान करता है भारत के जीडीपी में, जो सर्विस सेक्टर तृतीयक क्षेत्र होता है। आगे करा कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। ये हो जाना चाहिए आपका सी, संचार क्षेत्र। आगे कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए जो कौन कौन सा चीज़ शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका भूमि हो जाएगा, वन हो जाएगा, खनन हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि लाभ के निम्नलिखित में से कौन से घटक है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अवितरित लाभ, लाभांश, निगम लाभ कर। आगे कह रहा है कि एनडीपी, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइट मार्केट प्राइस क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस घिसावट। नेक्स्ट करा कि स्थिर मूल्य पर आकलित जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वास्तविक जीएनपी। चैप्टर नंबर 9 है आपका मुद्रा तथा बैंकिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और साथियों में शेयर कीजिए। अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है। साथ ही मैं इतना मेहनत करके आप लोग के लिए ला रहा हूँ, तो कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए। कुछ नुकसान तो है नहीं, जब नुकसान नहीं हो तो जो है टिकटॉक पे लाइक करने से बढ़िया है कि किसी भी आप पढ़ने वाले चैनल पे लाइक कीजिए। कोई भी चैनल हो, देखिए जहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं उसको जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है। ये नाच गाना का वीडियो नहीं है कि बस 2 मिनट में जो है बनाया और उसको गाना लगा के डाल दिए। यहाँ पे जो है आपको पहले कंटेंट तैयार करना पड़ता है, उसमें भी आपको सही गलत देखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से तैयार किया जाता है। तो साथ ही ज़रूर आप लोग भी थोड़ा उसको मेहनत को समझिए और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 9 का पहला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टॉक है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संपत्ति। आगे करा कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हालांकि भारत का जो सबसे बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबीआई होता है, ठीक है, वही जो है पैसा वगैरह छापती है। आगे कह रहा है कि बैंक द्वारा जो है साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अधिविकर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नकद कोष। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चालू खाता की मदें हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर जो है तरलता अधिमान जो है निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लेन देन उद्देश्य, पूर्णोपाय उपदेश और सट्टा उद्देश्य। आगे कह रहा है कि जो है पत्र मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य जो है अधिकतर होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंकित मूल्य। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जीएसटी इसको बोला जाता है, वस्तु एवं सेवा कर, जो अभी लगा है भारत देश में चल रहा है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है निकट मुद्रा नियर मनी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रतिभूति हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, बीमा पॉलिसी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा होगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द परचेजिंग पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इबिंग फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो इंडिया का है। आगे कह रहा है कि तरलता पास में जो है ब्याज दर का मान क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, न्यूनतम। आगे कह रहा है कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग जो है किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर पे। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसे जो है संकुचित मुद्रा कहा जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, M1 और M2 को। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा रुपया। आगे करा कि मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि, नई मशीन के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सकल निवेश। आगे करा कि मुद्रा का क्या कार्य है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय और मूल्य का मापक। आगे कह रहा है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, हार्टले विदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
आगे कह रहा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1991 नरसिम्हन कमेटी। आगे कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त समस्त अर्थविज्ञान जो है चक्कर काटता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मार्शल। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा, 1949 में। आगे कह रहा है कि केंद्रीय बैंक जो है किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद, कोष अनुपात। आगे कह रहा है कि देश में जो है कितने राज्य वित्त निगम है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18। आगे कह रहा है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट करा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक बैंक है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक है। आगे करा कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, तो आप बैंक से किस विधि से पैसा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चेक से निकाल सकते हैं, आहरण पत्र से, और एटीएम से भी निकाल सकते हैं। आगे करा कि व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक क्या होता है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लॉकर आदि की सुविधा देते हैं। आगे कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो इसका जो स्थापना हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अभी इसके जो है गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मौद्रिक नीति का संबंध है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुले बाजार की क्रियाओं से। आगे कह रहा है कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, तो कागजी नोट जो जारी करता है वो आपका केंद्रीय बैंक करता है, और केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केवल 1 रुपया का जो है सिक्का जो है जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास है, उसको सिग्नेचर उसी का जाता है। बाकी सब पे आपका आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका सिग्नेचर आता है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय बैंक जो है साख नियंत्रण करती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंक दर के जरिए। आगे कह रहा है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। आगे कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1995। अब है चैप्टर नंबर 10, आय और रोजगार का निर्धारण। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोजगार गुणक जो है सिद्धांत के जनक कौन थे, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काहन। आगे कह रहा है कि बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बचत फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सबसे पहले जो है स्फीतिक अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किन्स हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आय एवं सामान्य वस्तुओं की मांग किस दिशा में गति करती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान दिशा में। आगे कह रहा है कि न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु या सेवा के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गेहूं और मजदूरी। आगे कह रहा है कि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बढ़ता है। आगे कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीएम किन्स। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी। आगे कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 के बराबर होता है। आगे कह रहा है कि किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन सा होगा। किन्स जो है एक अर्थशास्त्री था, तो उसके विचारधारा के हिसाब से पूछ रहा है कि संतुलन का कौन होगा निर्धारक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। आगे कह रहा है कि गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के बराबर क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल एल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जेबी से का बाजार नियम लागू होता है किस पर, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु के विनिमय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यदि एम पी सी बराबर 0.5 तो गुणक क्या हो जाएगा, गुणक के क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि
राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किससे बचना चाहिए? राष्ट्रीय आय की गणना में कह रहा है कि निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोहरी गणना से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोहरी गणना से बचना चाहिए। आगे कह रहा है कि स्फीतिक जो अंतराल माप है किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अतिरेक मार्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समग्र पूर्ति। आगे कह रहा है कि किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुल मगर जो है मांग में कमी। आगे कह रहा है कि बाजार का नियम प्रस्तुत किया किसने? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेबी सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स का जो है रोजगार सिद्धांत लागू होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकसित देशों पर। आगे कह रहा है कि एमपीसी जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल जो है आपका क्या पूर्ति के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, से का बाजार नियम। ठीक है, जेबी से का बाजार नियम। चैप्टर नंबर 11 है आपका, कह रहा है कि सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उसे कौन गैर कर राजस्व है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाभांश। आगे कह रहा है कि सरकार द्वारा लाभांश जो है ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियां किस रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैर कर राजस्व। आगे कह रहा है कि जब सरकार जो है राजस्व से अधिक व्यय कर देती है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, घाटे का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील देशों में प्राय जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है विकासशील देशों में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, घाटे के बजट को। आगे कह रहा है कि बजट रेखा दर्शाती है किसको? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल्य अनुपात को। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति कर। आगे कह रहा है कि बीमा क्षेत्र में 2021-22 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, एफडीआई इसको बोला जाता है, की हिस्सेदारी की सीमा जो 49% से बढ़ाकर कितनी प्रस्तावित कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 74%। आगे कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी भारत में कब स्थापित हुई? तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1952 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। स्थानापन्न का वस्तु का मतलब होता है कि अगर वो वस्तु एक वस्तु की जगह पर दूसरे वस्तु को रिप्लेस किया जाए, ठीक है, जैसे चाय की जगह पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पे चाय। तो कह रहा है कि स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको एनडीसी बोला जाता है, किससे प्रशासनिक समर्थन हासिल करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग का जो हेड होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पूंजीगत खाता की मदे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आगे कह रहा है कि मंदी में कौन सा बजट जो है वांछनीय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घाटे का बजट। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए और बी दोनों, आयकर और निगम कर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटा जो है सरकार की उधार आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, राजकोषीय घाटा। आगे कह रहा है कि आ, केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य उत्पादन शुल्क। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उपहार कर, गिफ्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राजस्व है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्यात शुल्क। आगे कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें उत्पादन शुल्क हो जाएगा आपका, सीमा शुल्क हो जाएगा और बिक्री कर, सबका सब क्या अप्रत्यक्ष कर है।
नेक्स्ट कह रहा है कि पूंजीगत प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो प्रत्यक्ष कर में आपका आ जाता है, एक आयकर हो जाएगा और दूसरा उपहार कर हो जाएगा, इनकम टैक्स। और आप जो गिफ्ट मान के चलिए, जैसे ड्रीम 11 पे आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपको मतलब जब प्राइज मनी जीते तो वो जगह एक तरह से आपका जो प्रत्यक्ष कर हो जाता है, चाहे कोई आपको उपहार दिया तो उसका। नेक्स्ट करा कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय। नेक्स्ट करा कि प्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आय कर और उपहार कर। आगे करा कि पूंजी बजट शामिल करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट करा कि बजट की अवधि क्या होती है, आप जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, इससे जो है क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, ठीक है। आगे करा कि बजट की अवधि क्या होती है, तो बजट की अवधि जो होती है आपका क्या होता है, तो वार्षिक होता है, एक साल पे बजट आता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का जो है पूंजीगत व्यय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मशीनरी व्यय। और लास्ट टॉपिक जो है आपका 12 के इकोनॉमिक्स का करा खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, ओपन इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। पहला क्वेश्चन करा कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि और व्यापकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा कि भुगतान संतुलन का घाटा जो है किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन और उत्पादन वृद्धि। आगे करा कि एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एक। नेक्स्ट करा कि समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, मांग एवं पूर्ति द्वारा। आगे करा कि अर्जेंटीना ने यूरो बोर्ड जो है पद्धति को कब अपनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। आगे करा कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हाजिर या चालू बाजार या वायदा बाजार। आगे करा कि भुगतान शेष का चालू खाता डैश वास्तविक सौदे को दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, दीर्घकालीन। आगे करा कि अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सही। आगे करा कि कुछ देश अपनी मुद्राओं को जोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉलर से। जैसे अभी हम लोग का ये होता है, आप लोग जो विदेश में जाते हैं कमाते हैं, तो क्या डॉलर से उसका कंपेरिजन हो जाता है, इतना डॉलर कमाया इतना डॉलर बन रहा है। आगे करा कि भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता जो है शामिल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चालू खाता और पूंजी खाता। आगे करा कि यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जनवरी 1999 में। आगे करा कि विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे करा कि यूरोप के देशों की सामान्य मुद्रा क्या है, तो जितने यूरोपियन कंट्री है सबका एक सामान्य मुद्रा है, वो हो जाता है आपका यूरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरो जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश का जो है शेष विश्व के साथ निश्चित समय अवधि में किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का विस्तृत ब्यौरा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भुगतान संतुलन। आगे कह रहा है कि विनिमय दर का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भुगतान जो है शेष की परिभाषा किसने दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेनहम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और आपका जो है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अदृश्य मदें, दृश्य मदें और पूंजी अंतरण। तो ये था साथ ही आपका 12 क्लास का कंप्लीट जो है इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू था, 12 का 12 टॉपिक का करवा चुका हूँ, और बहुत जल्दी जो आपका 11th का भी एमसीक्यू डाल दूंगा, तो आप घबराइएगा नहीं, जो है 102 दिन में जो है आप लोग का अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप लोग से यही है कि आप लोग जो है क्या कीजिएगा, जो है आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जो लूसेंट वगैरह दिया होगा उससे देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र देख लीजिएगा, बैंकों वगैरह का कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का स्थापना दिवस कौन है, अभी गवर्नर कौन है, एसबीआई का कब स्थापना हुआ था, उसके बाद जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, नाबार्ड का स्थापना, ठीक है। उसके बाद जो है डिमांड जो लोच वगैरह ये सब अच्छे से देख लीजिएगा,
ठीक है, 2-3 जो है साइंटिस्ट वगैरह जो है आपका सॉरी अर्थशास्त्री का जो है कौन-कौन सा क्या काम किया अर्थशास्त्री जो है इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। किस देश का कौन-सा मुद्रा है, ये सब चीज़। तो मोटा-मोटी हालाँकि 11th क्लास का मैं बताऊँगा तो उसमें भी आइडिया लग जाएगा आपको। तो मोटा-मोटी टॉपिक जो अच्छे से देख के जाइएगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर कौन-सा है, ये देख के जाइएगा। ये सब चीज़ जो है ज़्यादा टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए साथी, तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।